तो सबको नमस्कार। जो लोग आज छुट्टी का दिन अपना यहाँ पे दे रहे हैं उन सबको धन्यवाद कि आप अपने बिजी दिन से थोड़ा सा समय चुरा के मेरे लिए आते हैं। तो मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ कि कम से कम कुछ वैल्यू जरूर यहाँ से लेके जाएं। तो इसी सीरीज में लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि आसन कैसे आपके शरीर को प्रभाव पहुंचाते हैं, एक्सरसाइज कैसे आपके शरीर को प्रभाव पहुंचाती है, या आपके शरीर को प्राणायाम कैसे प्रभाव पहुंचाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जब आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये चीजें किस तरीके से आपके शरीर को प्रभाव पहुंचाती है, कैसे इनका आपको बेनिफिट मिलता है। तो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था वो था योग एज अ मेडिसिन। एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें कैसे एज अ मेडिसिन आपके शरीर में असर करती है। तो आपने समझा था कि क्या इनका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है आपकी बॉडी में। तो अगर आप एक बार योग आसनों को, एक्सरसाइजेस को एज अ मेडिसिन समझ लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए ये समझ पाना कि कौन सा पॉस्चर किस तरीके से काम कर रहा है। तो जब उसकी जरूरत होगी तो वो पॉस्चर आप ले आएंगे। ठीक है। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे सत्कर्मों की। सत्कर्म दरअसल बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें अक्सर लोग बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्यूरिफिकेशन की टेक्निक है, कुछ लोग कहते हैं सत्कर्म करने से आप अंदर से डिटॉक्स हो जाओगे। तो मतलब प्यूरिफिकेशन डिटॉक्स एक ही बात हुई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कुछ स्पेशल पावर अपने भीतर लाने के लिए सत्कर्म करने चाहिए। तो सबकी बातें सुनते हुए आज हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि असल में सत्कर्म क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज की चर्चा हम सत्कर्मों पे करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा अपना ओपिनियन बताएं कि सत्कर्म के बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं फिर शुरुआत करना मेरे लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा कि मैं कहाँ से बात करूं, मैं बहुत बेसिक से बात करूं या जितना आप जानते हैं उससे आगे से बात करूं। तो क्या आप में से कोई सत्कर्म के बारे में कुछ बोलेगा? प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बोलिए। कृष्णा आप बोलेंगे। जी सर। रेखा। ये ओके। सत्कर्म हम लोग ऐसे। हाँ सर, सर कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हेलो। जी बिल्कुल ओके सुन पा रहा हूँ, प्लीज बोलिए। सर, सत्कर्म करने से हम लोग का जो टॉक्सिन्स होते हैं वो तो बाहर निकलते ही, लेकिन हम लोग योगा करने से पहले अगर सत्कर्म करते हैं तो हम लोग का बॉडी प्रिपेयर होता है कि अ, जिससे और बेहतर तरीके से हम लोग जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है उसको और भी बेहतर कर सके। ओके। वेरी गुड। बहुत अच्छे तरीके से आपने सत्कर्म के बारे में बताया। कोई और अगर कृष्णा की बात में कुछ और ऐड करना चाहता हो? सर मैं बोलना चाहती हूँ। प्लीज बोलिए। सत्कर्म यानी जो शरीर शुद्धि की सब क्रियाएं आ जाती है। कपालभाति, नेति, धोती, बस्ती और जी त्राटक। जी हाँ, ये सब को ही सत्कर्म कहते हैं ना। जी। ओके सर। जिससे हमारी तो पूरी शरीर की शुद्धि होती है उसे सत्कर्म कहा जाता है। अच्छा, जिससे हमारी पूरे शरीर की शुद्धि होती है उसको सत्कर्म कहा जाता है। ये 6 तरीके से होते हैं, इनका अगर हम उपयोग करें तो हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। यही कह रहे हैं क्या? हम्म। जी। तो कैसे पता चले कि मुझे कौन सा सत्कर्म करने की जरूरत है, कौन सा नहीं? कैसे पता करेंगे? सर मैं कोई बताऊं? बता? हाँ हाँ, प्लीज बताइए। मुझे अ, कौन सा सत्कर्म करने की जरूरत है? सर अपने बॉडी के हिसाब से हम लोग को सत्कर्म चूज करना चाहिए। अगर किसी का जैसे कि बहुत
तकलीफ होते हैं कि छींक आती है या फिर कोई नोजल इन्फेक्शन है, तो उनको नेति जल नेति करना चाहिए। और अगर किसी का डाइजेस्टिव इश्यू है, जैसे कि एसिडिटी होता है या फिर और भी कोई दूसरा कोई डाइजेस्टिव इश्यू होता है, तो उन लोगों को कुंजल या फिर कुंजल जल नेति ऐसे कुछ करनी चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन, तो उन लोगों को कुंजल करना चाहिए। और ऐसे वैसे तो कपालभाति सबको ही फायदे देते हैं, सबको करना चाहिए कपालभाति, मुझे ये लगता है। कोई और अगर इस पे थोड़ा अपना विचार जोड़ना चाहता हो, क्योंकि कृष्णा ने काफी अच्छी सोच और समझ के साथ चीजें बोली। जी राज प्लीज बोले। तो आईटी में काम करते नमस्ते हैं, सर। सॉरी, उन लोग को लिए त्राटक बहुत अच्छी बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरा अच्छा, दिन उन लोग जो आईटी में कंप्यूटर, काम करते हैं उनको करना चाहिए, जो नहीं काम हाँ, करते उनको नहीं करना बहुत बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। चाहिए। वेरी गुड, ये भी काफी अच्छी और सॉरी, नई समझ हमें मिली। थैंक यू, थैंक यू। एक बहुत अच्छी और नई समझ मिली कि जो लोग आईटी में काम करते हैं उनको त्राटक करना चाहिए, जो आईटी में काम नहीं करते उनको त्राटक की जरूरत नहीं है। ये ऐसा सबको कह रहे है, हैं? सबको है। अच्छा, सबको है। क्वेरी क्या है सर, प्लीज बताएंगे? मैंने अभी ज्वाइन हाँ, किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन ये था, जी आप प्लीज बोले। मैं फिर उसका क्वेश्चन नमस्ते पूछूंगा। सर। मैं जो मुझे थोड़ा पता है मैं उसके हिसाब से आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। षटकर्म के पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा दोष प्रधान है बॉडी में। अच्छा, ये मेरी माय अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा दोष प्रधान है, उसके हिसाब से हमें अपने आयुर्वेद आचार्य या जो भी गाइड हैं उनके पास जाके षटकर्म के वो हम फिर हमें गाइड करेंगे कि हमें कौन सा षटकर्म हमारे लिए उत्तम होगा। चलिए, मीरा ने एक और अच्छी चीज जोड़ दी। अंजलि, आपके लिए सवाल दोहरा देते हैं हम। सवाल ये था कि सत्कर्म जो है किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किसको कौन सा करना चाहिए, किसको कौन सा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ओपिनियंस आए हमारे पास, जिसमें अभी जो सबसे लेटेस्ट ओपिनियन था इरा का, वो ये था कि जिस तरह के दोष आपकी बॉडी में ज्यादा हो उस हिसाब से आपको सत्कर्म करना चाहिए। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इरा कह रही थी कि वात पित्त कफ जो है आपके शरीर का, उनमें कौन सा कंपोनेंट जो है आपका वो डिस्टर्ब हुआ है या इसका बैलेंस बिगड़ा है, उस हिसाब से आपको सत्कर्म चुनना चाहिए। ये कंसेप्ट भी आ गया इरा का, तो मैं सही समझ पाया था उनकी बात। और कोई बताएगा सत्कर्म के बारे में? ये सब योग के शिक्षक हैं, धुरंधर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब योग सिखा भी रहे हैं। मैं आपसे पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं किस तरह से फिर सत्कर्म को बताना चालू करूं वो समझना चाह रहा हूं। तो अगर टॉक्सिन्स अंजलि निकाल, आप रिप्लाई करना। जी, रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, जी then बहुत अच्छी बात बोली आपने। cleanses the GI tract, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी हाँ, हेल्प करते हैं, improves our cardiac health। अच्छा, कार्डियक हेल्थ भी इम्प्रूव करती है, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली। सर एक बात बोलूं, वैसे हम लोग सारे तो नहीं करते, जैसे कि जल नेति, उज्जल, ये तो सब लोग कर ही सकते हैं। जैसे कि बस्ती या फिर एनेमा, ये सब तो सब लोग नहीं कर सकते और हम लोग ट्राई भी नहीं किए। मतलब जैसे हम लोग सीखे हैं योगा चलिए, ट्रेनिंग में, वो सब तो चलिए, हमें नहीं पता। बिल्कुल कृष्णा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बहुत सारे लोग जो 200 आवर्स की ट्रेनिंग करके आते हैं, या जो लोग ऐसी यूनिवर्सिटी या तो स्कूल से पढ़ते हैं जहाँ पे योग की थ्योरी वाले पार्ट को बहुत प्रमुखता से पढ़ाया जाता है, वहाँ पे शायद सत्कर्म जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो मैं आज सत्कर्म की शुरुआत से आपको एक कहानी बताऊँ कि सत्कर्म क्यों प्लान किए गए। दरअसल हमारा शरीर जो है जब काम करता है, काम क्या करता है हमारा शरीर? हमारे शरीर का एकमात्र काम है कि हमने अपने मुंह से जो भी ठूसा,
है ना। चाहे हमने मांस डाला, चाहे हमने अनाज डाला, हमने मिठाई डाली, हमने पत्ते डाले, वेजिटेबल्स डाली, कुछ भी डाला, मुंह के भीतर जो कुछ भी गया खाने के लिए, उस खाने को हमारी बॉडी पहले क्या करती है, पहले एसिमुलेट करके उससे जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनको अलग करती है। इनको अलग करने के बाद आपकी बॉडी इनको क्या करती है, लिवर के थ्रू पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, आपके ब्लड के माध्यम से आपके शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता है। मेरी बॉडी बहुत सारे सेल्स का एक पूरा कलेक्शन है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स मिलके मेरी पूरी बॉडी बना है। और अब इस पूरी बॉडी में, सेल्स में क्या हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट पहुंचा, उसको एनर्जी में बदलने के क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन चाहिए। तो जब थायरॉक्सिन और ऑक्सीजन ब्लड में हमारे ग्लूकोज को सेल के भीतर ट्रेवल कराते हैं, उस बीच वो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उनके बीच में एक रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी बनती है। अब इस एनर्जी, जिसको आप कैलोरी बर्न करना बोलते हो, जिसको आप एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, या जिसको मेटाबॉलिज्म समझते हैं आप, तो ये जो एनर्जी बनी हम सबके शरीर में बनती है। इस एनर्जी बनने के समय जो बाई प्रोडक्ट हमारे शरीर में निकले, कौन से बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिस्टल्स, क्रिएटिनिन, ट्राइग्लिसराइड, फास्फेट, कई सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक गैसेस। ठीक है। तो ये कुछ बहुत सारे वेस्ट हमारी बॉडी बनाती है। तो इन सारे वेस्ट को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी ने कुछ सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं। कौन से सिस्टम्स है वो, पहला सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम था, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बड़ी मात्रा में पानी बनता है। ठीक। तो वो पानी जब आपके सेल से रिस के बाहर चला जाता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम उसको वापस ले जाता है कहाँ, आपके ब्लड में। अब अगर लिम्फेटिक सिस्टम किसी कारण से अच्छा काम न करे, तो आपके सेल से उस गंदगी को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ जाती है। ठीक। या फिर किसी कारणवश आपके सेल के कुछ हिस्सों में ये प्रक्रिया कमजोर हो जाए। ठीक। जैसे एक आप सबने आसन पढ़ा होगा, मत्स्येंद्र, है ना। ऋषि एक हठ योगी थे, मत्स्येंद्र नाथ, जो कि स्वात्माराम के गुरु थे, जिन्होंने ये हठ योग दीपिका डॉक्यूमेंटेड की है, उनके गुरु थे। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो मत्स्येंद्र नाथ थे, उनके शरीर में लिवर जो था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जब लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो जब टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ेगा, तो उस बढ़े हुए टॉक्सिन को बाहर निकाल, पहली चीज क्या हुई, उस बढ़े हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। और फिर दूसरी जो बड़ी जरूरी चीज हुई वो ये हुआ, ये जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में बना है, जिसको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस टॉक्सिन में इस टॉक्सिन में कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे शरीर को कमजोर कर रहा है। राइट। तो इन सारी चीजों को जब उन्होंने समझा, जैसे उनका लिवर कमजोर हुआ था,
तो उनको समझ में आया कि यार शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना किसी भी रोग का कारण है। जब तक मेरे शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स जो है वो नहीं इकट्ठा होंगे तब तक मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, राइट। तो अब उन्होंने एक पूरा प्रोसेस डेवलप किया जिससे शरीर के हर स्तर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाए, और इनको बाहर निकालने के बाद फिर शरीर को वापस इस तरीके से रिवायर किया जाए कि टॉक्सिन्स का जो प्रोडक्शन है वो वापस मिनिमाइज हो। तो जब टॉक्सिन का जो प्रोडक्शन है ये मिनिमाइज होगा तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सत्कर्म। ठीक। पहले तो क्या होगा, सत्कर्म के यूज से हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे, फिर उस टॉक्सिन के प्रोडक्शन को मिनिमाइज करेंगे, और ये पूरा प्रोसेस है सत्कर्म। ठीक। सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, यार इतना डिटेल्ड है। तो अब इसके डिटेल को हम थोड़ा समझते हैं कि सत्कर्म जो है वो कैसे बनाए गए और क्यों बनाए। तो मेरी बॉडी में आपने सबने पढ़ा होगा नीति, है ना, वस्ती, धोती, नीति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये सारे सत्कर्म पढ़े हैं। तो सबसे जो फेमस सत्कर्म है या जिससे सबसे ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में बनती है, पहले हम उसी सत्कर्म को लेते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में बनती है नाक के माध्यम से, क्योंकि हम पूरे 24 घंटे खाना नहीं खाते, है ना, लेकिन 24 घंटे सातों दिन अपनी नाक से हवा भीतर ले जाते हैं। अब ये जो नाक से हवा जा रही है, इस हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, इस हवा में एनवायरनमेंट का जो भी ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा उस परसेंटेज के साथ एनवायरनमेंट में अवेलेबल बाकी सारी एयर, बाकी सारी गैसेस, बाकी सारे डस्ट पार्टिकल्स सब कुछ जाएंगे। तो अगर हम हवा के पूरे सिग्निफिकेंस को देखें या हवा के सारे कॉम्पोजिशंस को देखें, तो एयर में बड़ी मात्रा में क्या मिलता है, नाइट्रोजन। हमारे एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, बाकी की सारी हवा जो है वो कंपेरेटिवली कम है अगर इन्वायरमेंट के एयर की हम बात करें। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं या किसी ऐसे महानगर में रहते हैं जो बहुत ही गंदी सिटी है, तो वहां पे तो उनके पास टॉक्सिन्स का लेवल और बढ़ जाता है। तो जब मेरी नाक से वो हवा अंदर जाए तो मेरी नाक की इतनी सक्षमता हो कि पहले वो उस एयर को क्या करे, बॉडी के अकॉर्डिंग बनाए। कुछ लोग पहाड़ों में रहते हैं, माइनस कुछ डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ लोग प्लेन सरफेस पे रहते हैं प्लस कुछ डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं, है ना। किसी का टेम्परेचर 40-42 तक जाता है, 45 तक जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो -8-10 डिग्री पे भी रह रहे हैं, कुछ लोग उससे बीच वाले टेम्परेचर पे रह रहे हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है हर समय एक नहीं होता। मानते हैं आप सब इस बात को कि हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हर समय एक नहीं होता, ये कई बार कारणों से, प्रकृति की वजह से बदलता रहता है। तो जब टेम्परेचर एयर का बदलेगा लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो एक ही रहता है। क्या कभी आपने सुना है कि गर्मियों में जो फीवर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नापते हैं, या सर्दियों में जो फीवर है उसको 95 पे ही नाप लेते हैं। हम्म? जब आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हो फीवर के लिए, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑल द टाइम सेम मिलता है ना।
97 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा टेम्परेचर मिलता है ना। तो जब बॉडी का अंदर का टेम्परेचर सेम है तो बाहर से जाने वाली हवा भी उसी टेम्परेचर में जाएगी, तो लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो मेरी नाक का जो पहला काम था वो उस हवा के टेम्परेचर को मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना था। दूसरा काम क्या था कि जो मेरे एयर में एडिशनल डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो बैक्टीरियाज है, उन सबको पैसेज पे ही रोक लेना, पैसेज पे रोक के मेरे लंग्स को इन्फेक्टेड होने से बचाना। ये काम तब अच्छे से होगा जब मेरी नेजल कैविटी, या जिसको आप साइनस के नाम से जानते हैं, ये साइनस क्लीन और हेल्दी होंगे। लेकिन गंदी हवा, सिगरेट का धुआं, इंडस्ट्रियल कार्बन और बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी और दूसरी टॉक्सिक गैसेस जब हम अपने लंग्स के थ्रू भीतर ले जा रहे होते हैं, तो उन सारी चीजों को मेरा लंग्स इतना रिफाइंड तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेरे लंग्स में क्या होता है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं जो मेरे लंग्स में जो एयर स्टोरेज है, उस एयर स्टोरेज में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होना चाहिए, उस परसेंटेज को क्या करते हैं, वेरी कर देते हैं। तो मेरे हेल्दी लंग्स में हर सांस पे अप्रोक्स 4% ऑक्सीजन जाती है, जिसको मेरा शरीर यूज करता है। मानो अगर मेरी बॉडी ने 100 ml एयर इनहेल किया तो उसका 4% क्या हुआ, सिर्फ 4 ml। 4 ml ऑक्सीजन मेरी बॉडी ने यूटिलाइज किया, राइट। तो ये टाइडल कैपेसिटी है हमारी, वो 36,000 मिलीलीटर थी, 36,000 मिलीलीटर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम जो लोग बहुत अपने आप को स्वस्थ और अच्छा कहते हैं, हम 3600, 3700, 4,000 मिलीलीटर एयर ही अपने लंग्स में एक बार में ले जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब एयर की मात्रा ही कम हुई तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कमजोर हो जाएगा। उसके बाद अब मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी का कंजप्शन जब कम हो जाता है, जब मेरा शरीर कम कैलोरी में अपना गुजारा करना सीखने लगता है, तो क्या होता है, मेरी बॉडी कम ऑक्सीजन यूटिलाइज करने लगती है। ठीक। तो क्या होगा, मेरी बॉडी एनर्जी कम बनाएगी, टॉक्सिन्स ज्यादा बनाएगी। तो इन सारे टॉक्सिन्स को पहले बाहर निकालना, फिर दोबारा कोशिश ये करना कि अब मेरा लंग्स ये टॉक्सिन्स ना बने। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेति का अभ्यास करते हैं। नेति बहुत तरीकों से की जाए। आपके लंग्स की स्थिति, आपकी नेजल कैविटी की स्थिति के हिसाब से नेति का चयन किया जाए। तो जो सबसे प्रचलित तरीका है नेति का, वो है जल नेति। उसके बाद अगर ड्राइनेस काफी है, कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से क्यूटिकल्स आ रहे हैं, तो सूत्र नेति बड़ी फेमस नेति है। इसके अलावा अगर लेयर्स को दोबारा फिर से बेहतर करना हो तो घृत नेति बड़ी अच्छी मानी जाती है ना, जिसमें रात को आप घी की कुछ बूंदे डाल के छोड़ जाते हो, तो जिससे क्या है, आपके इंटरनल म्यूकोसा अच्छे से बन जाता है। इसके अलावा जब आपकी इंटरनल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो जाए और ये इन्फ्लेमेशन बहुत सारा क्या हिस्टामिन्स बना रहा है, जिसकी वजह से आपकी सांस नली सूजने लगे, आपको सांस लेने में तकलीफ आने लगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्ट, बहुत लंबे समय तक नाक से हवा नहीं आती,
तो हमें मुंह खोल के हवा लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो गई तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए या तो नमक की मात्रा बढ़ाते हैं, या दूध, गाय का कच्चा दूध बड़ा अच्छा हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है, अच्छा डिसइंफेक्ट होता है, तो गाय के कच्चे दूध से नेती करो। ठीक। तो नेती करने का बेसिक प्रयोजन क्या था कि आपकी नाक से जो एयर जा रही है उसके टेम्परेचर को बदलना और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बनाना। तो अगर मानिए मैं केदारनाथ चला जाऊं जहां पे इस समय -8 to 10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां पे भी मेरी बॉडी भीतर क्या +37 डिग्री लेके जाएगा, है ना। और अगर मैं किसी गर्म जगह पे चला जाऊं, जैसे इस समय मैं नोएडा में हूँ, तो यहाँ पे काफी गर्मी पड़ रही है, या अभी कुछ महीने पहले और ज्यादा गर्मी थी, तो वहां पे टेम्परेचर 40 के भी और बहुत आगे चला जाता था, है। तो वो गर्म हवा को ही मेरी नाक क्या करे, मेरे अकॉर्डिंग 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लेके गई, 37 डिग्री पे लेके गई। तो मैं चाहे गर्म हवा में रहूं, मैं चाहे ठंडी हवा में रहूं, अगर मेरी नाक साफ है, मेरे नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो सही काम करती है, तो मेरी बॉडी में सही मात्रा में एयर का टेम्परेचर और मात्रा एयर की अच्छी रहेगी। तो क्या होगा, मेरा लंग्स बेहतर एनर्जी बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, तो टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन क्या होगा, मिनिमाइज होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक। तो इसलिए उन्होंने नेति की समझ हमें दी। फिर नेति के साथ लंग्स में अगर गंदगी आ गई, लंग्स में अगर गंदगी आ गई, मानो बहुत सारा टार आपके लंग्स में इकट्ठा हो गया, बहुत सारा नाइट्रोजन इकट्ठा होने की वजह से आपके लंग्स में गैसेस एक्सचेंज कमजोर हो रहा है, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको, कुंजल करना पड़ेगा। कुंजल करने से आपके लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स है, आपके एल्वेलाइज की, उनमें हीट जनरेट होगा, और जो वहां जमा हुआ टार है, जो एक्स्ट्रा फ्लेगम है, जो एक्स्ट्रा स्पुटम है, वो सब क्या होगा, पिघल के आपके ब्रोंकस से आपके ओरल कैविटी के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो अगर आपको अस्थमेटिक कंडीशन है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, तो क्या होगा, कुंजल करना बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको साइनोसाइटिस है, रेनाइटिस है, लरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस है, तो नेति करना बहुत फायदेमंद होगा। ठीक। तो अब ये दोनों परिस्थितियां अगर मेरे साथ एप्लीकेबल है, तो ये दोनों सत्कर्म मेरे लिए क्या होंगे, बहुत जबरदस्त फायदेमंद होंगे। इसी तरीके से मानिए मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा स्टमक, मेरे स्टमक का काम क्या था कि मैं जो भी खाना खाऊं उस खाने को वो डिसइंफेक्ट कर दे, स्टरलाइज कर दे, है ना। कि मैं गलती से भी अगर छिपकली वाली दाल पी जाऊं तो मुझे फूड पॉइजन ना हो, मैं सड़ा हुआ अगर खाना खा जाऊं तो मुझे फूड पॉइजन ना हो। कभी आप लोगों ने देखा है वो जो बेचारे थोड़े आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो डस्टबिन से उठा के आपका फेंका हुआ बर्गर खा लेते, और कभी उनको फूड पॉइजन नहीं होता। लेकिन आपको एक दिन पुराना कुछ रखा हो तो भी फूड पॉइजन हो जाए। तो ये फूड पॉइजन क्यों होता है, क्योंकि आपके स्टमक में जो HCl का सिक्रेशन होना था, वो HCl का सिक्रेशन या तो कम हो रहा है या ज्यादा। अब ये कम या ज्यादा कौन कर रहा है, ये आपका ब्रेन कर रहा है, क्योंकि आपने खाने को जब अपने मुंह से लेके जाते हैं तो आपके ब्रेन को समझ आती है। अब उस बीच आपका ब्रेन अगर कहीं और ऑक्यूपाइड है, मैं न्यूज देख रहा हूँ, बड़ी बहुत ही सेंसिटिव न्यूज है, बहुत अजीब सी न्यूज है, और मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन का फोकस कहाँ होगा, उस न्यूज में। तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, सिक्रीशन बहुत डिस्टर्ब कर देगा, तो जो मैं खाना खाऊंगा उसका एसिमिलेशन अच्छा नहीं होगा। जब एसिमिलेशन अच्छा नहीं होगा, जैसे कभी आप
आपने देखा हो कि आपकी दादी नानी या मम्मी जो ओल्ड स्कूल होगी वो दही को एक मथनी से मथती है ना, दही को मथ के उससे जो क्रीम निकलता है उससे घी बना। उसी तरीके से हमारे खाने को एसिमुलेट किया जाता है जिससे उससे न्यूट्रिएंट्स सेपरेट हो जाए और बाकी सारी चीजें कहाँ चली जाए, स्टूल बनने के लिए। तो ये काम कौन करता है, HCl करता है। तो अगर HCl ये काम अच्छा नहीं करेगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, या तो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी या कम करेगी। तो या मुझे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा या कम एब्जॉर्प्शन होगा। दोनों ही परिस्थिति मेरे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, एक से मैं मोटू हो जाऊंगा एक से मैं पतलू हो जाऊंगा, पर दोनों ही मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो उससे उसका जो बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, मेरे लिवर पे। क्योंकि लिवर को अगर ज्यादा मिल रहा है तो लिवर को उस ज्यादा को मैनेज करना पड़ेगा, अगर कम मिल रहा है तो कम की स्थिति में बॉडी की नीड को मैनेज करना पड़ेगा। तो जब लिवर इस परिस्थिति से जूझ रहा होगा तो लिवर और ब्रेन के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा। क्योंकि ब्रेन बोलेगा देखो भाई तुम मेरी पूरी बॉडी को चलाने का जिम्मा रखते हो। जैसे आपने घर बनाने के लिए किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया, अब आपके घर में कुछ कमी आ गई तो आप किसको चिल्लाओगे, ठेकेदार को, है ना। या आपने कोई एक काम करने के लिए किसी एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया था, वो एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर पा रहा तो आप पूरी टीम को जाके नहीं डांटोगे। आप क्या करोगे, वो जो सुपरवाइजर था वो जो मैनेजर था उसको डांटोगे। तो फिर मैनेजर का बॉस से क्या हो जाएगा, 36 का आंकड़ा। तो मैनेजर या तो रिजाइन कर देगा या फिर क्या करेगा, मोटी चमड़ी का हो जाएगा, वो सुन के अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड गुस्सा होके इग्नोर करने लगेगा। तो आपके लिवर के पास रिजाइन करने की फ्रीडम नहीं होती तो बेचारा क्या करता है, सुन सुन के इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब इस इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपका लिवर कई बार फैट ज्यादा कंज्यूम करके अपने आसपास रखने लगता है। कई बार वो सही तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनाता तो प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार वो क्या करता है कि सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता नहीं है तो क्या होता है, कभी आप देखोगे क्रेटिनिन बढ़ गया, कभी आप देखोगे यूरिक एसिड बढ़ गया, कभी आप देखोगे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, कभी आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, राइट। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका लिवर सही से काम नहीं करा। तो आपने क्या किया, कुंजल किया आगे। यहाँ जो कुंजल कर रहे हैं ये स्टमक को पहले क्लीन करता है। उसके बाद जब लिवर को बेहतर करना होता है तो इस कुंजल में एक और क्रिया जुड़ जाती है जिसको बाघी कहते हैं। ठीक, जैसे बाघ जो होता है ना, जब वो आवश्यकता से ज्यादा मांस खा लेता है तो थोड़ी समय तक उस मांस को अपने पेट में रखने के बाद फिर वॉमिट करके बाहर निकाल देता है। तो आप बाघी करते हो, बाघी करने से क्या होता है, आपका लिवर इंप्रूव होने लगता है। फिर इसी तरीके से अगर लिवर इंप्रूव नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन डैमेज होने लगती है। तो इंटेस्टाइन की इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या करते हो, आप वस्ती करते हो, शंख प्रक्षालन करते हो। फिर उसमें क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है तो आप नॉली करते हो, है ना, वो इंटेस्टाइन को फिक्स करके मूवमेंट करके आप इंटेस्टाइन की पैरासिटिक मूवमेंट अच्छी करते हो सो दैट आपका स्टूल तो बेहतर हो ही हो, आपकी बॉडी एडिशनल एब्जॉर्ब ना करे। तो नॉली किसका होता है, जिसका पेट पतलू होता है, जिसका पेट सॉफ्ट होता है ना। जिसका पेट मोटू है उसका नॉली नहीं होगा क्योंकि वो इंटेस्टाइन को सही तरीके से एक जगह सिकोड़ नहीं पाता। तो पेट मोटू कब होता है, जब आपकी बॉडी एडिशनल एब्जॉर्ब कर रही होती है। एडिशनल एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब आपके इंटेस्टाइन में फूड की जो जर्नी है वो लंबे समय तक होगी। तो हमारे फूड की जर्नी जनरली कैसे होती है कि आज सुबह जो ब्रेकफास्ट किया है कल सुबह उसको पॉटी बनाते हैं। आइडली ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतनी लंबी जर्नी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग और धुरंधर होते हैं, आज जो ब्रेकफास्ट किया उसको परसों पॉटी बनाएंगे। ठीक। तो जब आपके इंटेस्टाइन की पेरिस्टल्टिक मूवमेंट स्लो होगी तो आपकी बॉडी नेचुरली एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी। तो आपका क्या होगा, पेट मोटा मोटा और मोटा होता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉली करते हैं। फिर एक और प्रैक्टिस होती है त्राटक।
त्राटक जो प्रैक्टिस है, त्राटक का बेसिकली काम क्या है कि आपके शरीर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किया गया था ना आपकी बॉडी में, वो सॉफ्टवेयर किसी तरीके से हैंग हो गया, है ना, या वो सॉफ्टवेयर किसी तरीके से करप्ट हो गया, अब वो सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी अपने हिसाब से काम करने लगती है। तो उस सॉफ्टवेयर को फिर से रीवायर करने के लिए त्राटक है। अब ये सॉफ्टवेयर अगर आपको समझना है तो आप इसको समझ सकते हो। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको आप किसी भी भाषा में सिखाते हो कि उसकी बॉडी कैसे काम करेगी, कब उसको पॉटी आएगी, कब उसको सुसु आएगा। कभी कभी देखा है अपने बच्चे को सीखते कैसे उसको दूध पीना है, कैसे उसको खड़े होना है, भागना है, चलना है, दौड़ना है, एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ भी सिखाया जाता है उसको? नहीं सिखाया जाता है ये? सब कुछ उसको आता है। कैसे आता है? उसकी बॉडी के भीतर जो सॉफ्टवेयर है वो सारे काम उसको करके देता है। वो कभी भी पॉटी रोकता नहीं है। उसको जब पॉटी आती है तब कर देता है। वो कभी भी सुसु नहीं रोकता, जब सुसु आता है तब रोक कर देता है। उसको जब भूख लगी है तो वो खाना खाता है, जब भूख नहीं है उसको जबरदस्ती खिलाओगे वॉमिट कर देगा। तो सिंपली आपका बच्चा जो है वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर से लैस होके आता है। उसका सॉफ्टवेयर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना जबरदस्त होता है कि उसको उसकी बॉडी को चलाने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ होते जाता है और फिर प्रॉब्लम्स आने लगती है। ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है आपके सॉफ्टवेयर का, इस प्रॉब्लम को वापस फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है? त्राटक किया जाता है। तो जिस भी इंसान का ब्रेन बॉडी कनेक्शन गड़बड़ हो गया हो, जिस इंसान को ये ना पता हो कि क्या करने से मेरी बॉडी बेहतर होगी, उसके लिए क्या है? त्राटक, है ना। जिसने बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भर लिया, उसके कूड़े को खत्म करने के लिए त्राटक की प्रैक्टिस है। उसके बाद एक और प्रैक्टिस होती है जिसको बोलते हैं कपालभाति, है ना। कपालभाति आपने कहा कि सबको करनी चाहिए। तो कपालभाति तक वही इंसान पहुंचता है जो इंसान अपने ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन का मिसयूज करना सीखे। एक्चुअली मिसयूज हम सब करते हैं कॉन्शियस ब्रेन का, लेकिन जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन मोस्ट ऑफ टाइम हमारे कंट्रोल में होता है ना। कॉन्शियस ब्रेन हमको क्या सिखाता है? प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या चीज कैसे करना चाहिए। अच्छा ये अच्छा है, इसके साथ दोस्ती कर लो, ये खराब है, इससे कोई फायदा नहीं होना, इसको भगाओ। तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक्चुअली क्या करता है? हमसे बहुत सारे एथिकल अनएथिकल, बहुत सारे अच्छे बुरे काम करता है। तो जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन का सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना, अब ये कैसा होता है? एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं। सो जब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल से बाहर जाके आपको टॉर्चर कर रहा है, तो ये कब होता है? अक्सर जब लोग हम मानसिक रूप से थोड़े परेशान होते हैं, जब हमको एंजाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन जैसी चीजों से दो चार होना। लेकिन इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है ओवर थॉट से, है ना। एक्सेस थॉट जो आते हैं, आपका दिमाग 24/7 कुछ ना कुछ सोचता रहता है, चलता रहता है, करता रहता है। तो उस प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए या अपने ब्रेन पे वापस अपना कंट्रोल पाने के लिए हमें करना चाहिए कपाल। क्लियर? तो ये मैंने सत्कर्म का बहुत बेसिक सा आपको ब्रीफिंग की है जिससे आप थोड़ा समझ सको। अगर आप इसको और डिटेल्ड मेडिकली समझना चाहते हो, इसके प्रोसेस का इम्पैक्ट समझना चाहते हो, कौन से डिजीज में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे हम किसी की लाइफ को सत्कर्म से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहते हो, तो आप हमारा मेडिकल योगा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है और ये बेस्ड है मेडिकल योगा। जब तक आप किसी के शरीर को सही तरीके से नहीं करोगे तब तक आप उसके शरीर को बेहतर कैसे करोगे? तो आपकी बॉडी की सही
जो मशीनरी है उसको डिजाइन करने का तरीका जो है वो है सत्कर्म। ठीक है। तो सत्कर्म जो है वो एवं ही उठ के किसी को नहीं कर लेना चाहिए, है ना, कि मेरा मन कर रहा है जी आज सुबह जल्दी उठ गया हूँ, चलो पानी पी के उल्टी कर लेता हूँ। एवं ही नहीं करना चाहिए, है ना। मेरा मन कर रहा है यार बहुत दिन से मैं कुछ एडवेंचरस नहीं किया हूँ, तो आज ऐसा करता हूँ पानी पी के पार्टी करता हूँ। तो ऐसे किसी को भी शंख प्रक्षालन, प्रातः, नेति जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। अब एवं ही क्यों नहीं करना चाहिए, उसका पीछे कारण है। क्योंकि जब ये प्रैक्टिस आप करते हो तो ये आपके उस लेयर के ऊपर की गंदगी को क्लीन कर रहे हैं। अब मानो आपकी ऊपर की लेयर में गंदगी थी नहीं, मेरी नेजल कैविटी पे कोई सब म्यूकोसल लेयर में कुछ था ही नहीं, तो जब मैं नीति करूंगा तो क्या होगा, मेरी वो सब म्यूकोसल लेयर क्या होगी, डैमेज होगी। आपने देखा ना कभी कभी नीति करने के बाद सर भारी हो जाता है, छींकें आने लगती है, या उससे कुछ महीनों बाद आपको कोल्ड एंड का फीवर हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो जब बिना किसी कारण कुछ भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे, है ना। जैसे आप बिना किसी कारण में कुंजल कर रहे हो, है ना, और कुंजल ढंग से नहीं कर रहे हो तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, खाना खाने में जलन होती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। क्योंकि ये सारी चीजें थेरेपेटिकली प्लान की गई थी, उसके लिए प्लान की गई थी जिसको जरूरत, इसीलिए इतनी सारी प्रैक्टिसेस प्लान की गई थी, है ना। इसी तरीके से आयुर्वेद में पंचकर्म होता है, जैसे योग में सत्कर्म है, आयुर्वेद में पंचकर्म है। ऐसा तो आजकल एक नया नरेटिव बन रहा है कि भाई हर किसी को पंचकर्म कराना चाहिए, पर आइडली पंचकर्म तो बीमारियों के इलाज के लिए था। हम्म? ऐसा तो नहीं था कि भाई आ जाओ सब पंचकर्म करा लो। अगर सब पंचकर्म करा रहे होते तो फिर ये जो आयुर्वेदा के पुराने जानकार ये वैद्य वैद्य होते, ये बेचारे अपने घर में एक पूरा क्लिनिक सेटअप करके रखते। कभी आपने किसी पुराने उसमें देखा है कि कोई वैद्य प्रॉपर पंचकर्मा का क्लिनिक सेटअप करके होता था? वो तो बेचारा ऐसे रगड़ रगड़ के दवाइयां देता होता था। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में की जाने वाले ट्रीटमेंट। तो जो सत्कर्म है ये बहुत क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है, ये बहुत क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, पर उनके लिए है जिनको इसकी जरूरत है। जैसे आपका सर दर्द हो रहा है तो पैरासिटामोल खाना ठीक है, लेकिन अगर सर दर्द नहीं हो रहा पैरासिटामोल खाओगे तो लिवर खराब हो जाएगा, राइट। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक खा लो ठीक है, लेकिन आपको इन्फेक्शन ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके प्रोफिलैक्सिस के लिए आप एंटीबायोटिक खा लो तो किडनी फेल हो जाएगी। आपकी जो वाइटल एनर्जी वीक हो रही है तो आपको स्टेरॉइड्स देने से आपकी वाइटल एनर्जी बूस्ट हो जाती है। लेकिन जब आप देखते हो ना कोई एथलीट वो डोपिंग करके स्टेरॉइड्स लेके भागता है, तो क्या होता है, वो बेचारा या तो दिमाग से पागल हो जाता है या उसकी बॉडी में कुछ दुनिया भर के डिस्टर्बेंस आने लगते हैं, या फिर जब उसके ब्लड में वो डोपिंग के ट्रेस में होते हैं तो उसको सीधे भगा ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एथिकल नहीं है, वो जरूरी नहीं। तो कोई भी चीज आवश्यकता पे बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है तो वो फालतू है आपके। तो इसलिए अंधी दौड़ में मत पड़िएगा, ऐसे कोई दुकान खोल के मत बैठिएगा कि आओ मैं तुमको आज कुंजल कराऊंगा, आओ मैं आज तुमको शंख प्रक्षालन कराऊंगा, तुम्हारी पॉटी एकदम पानी जैसी बना दूंगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक। जिसको पानी जैसी पॉटी की जरूरत है उसी को कराइए, जिसको नहीं जरूरत है उसको मत कराइए। नहीं तो आपके इंटेस्टाइन की गुड बैक्टीरिया की जो फ्लोरा है वो डैमेज हो जाएगी, तो आपको डाइजेशन में दिक्कत आएगी, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि योग बहुत वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है। योग की चीजें
बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन की गई थी, इनका आपके बॉडी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ना सही समझ ना सही एप्लीकेशन। जब सही समझ और सही एप्लीकेशन दोनों मिस होती है तो फिर हम क्या करते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्राणायाम कर लो जी, सब बढ़िया हो जाएगा, है ना। या फिर ध्यान करोगे आप, एकदम आपकी पूरी बॉडी एकदम चमकने लगेगी, आपका फेस का ऑरा ही चेंज हो जाएगा ध्यान करने। भाई ध्यान करने योग्य तो बनो पहले। मैं 5 मिनट आपसे बैठा नहीं जा रहा है और आप ध्यानी बन रहे हो, आप ज्ञानी बन रहे हो। तो हर चीज का एक मैनुअल है। जरूरी नहीं है कि ध्यान करना सबके लिए फायदे, और जरूरी नहीं कि सबके लिए बुरा भी हो। तो उसकी में क्या होता है कि कुछ लोग आगे बोलते हैं हमने तो ये ठीक कर लिया जी योग करा के। भाई लग गया तो तीर, और नहीं लगा तो तुक्का। आपने 100 लोगों को योग कराया, कोई 2 लोग अगर फायदेमंद हो ही गए तो क्या हुआ, वो तो वही हुआ ना कि अंधों में काना राजा। कहीं ऐसे हम हवा में मार रहे थे, कहीं ना कहीं तो तीर जाके लगेगा ही। तो योग को अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो बहुत सारे अच्छे इलाज कर सकते हैं। योग से आप अपना कैरियर तो बेहतर कर ही सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी बहुत सारा सेहत जोड़ सकते हैं, बहुत सारी दवाइयों को रोक सकते हैं, बहुत गजब के चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पढ़िए, समझिए और अच्छे योग टीचर बनिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए आपको यही होमवर्क है कि आप थोड़ा सा सत्कर्मों को पढ़िएगा, उनके फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को समझिएगा, जिन सिस्टम में ये अफेक्ट करते हैं उन सिस्टम्स को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। फिर अगले हफ्ते हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जो लोग खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं वो चाहे तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स में बहुत ही बेहतर तरीके से ये चीजें हमने एक्सप्लेन की है, जिससे आप अपनी स्किल को तो इम्प्रूव करोगे ही करोगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे और खूब सारे पैसे भी अच्छे कमाओगे। तो सब तरफ से फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो अब आपके सवाल लेते हैं। आ जाइए, आप में से अगर किसी का कुछ सवाल हो, पीछे आगे या कुछ और किसी टॉपिक का, जी कार्तिक बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए, अ, अ, आपकी आवाज रुक गई। ठीक। बोलिए, सर अभी आवाज आ रही है? परफेक्ट, बोलिए। सर हम लोग जब सत्कर्म करते हैं वो कंटिन्यूअसली जब किसी को करवाना होता है तो कब समझ में आएगा कि अभी अभी ठीक है, अभी नहीं करवाना चाहिए? जैसे कि किसी का नॉस्ट्रल नाजल इन्फेक्शन है किसी का, तो उनको जी, जलनेती करवाना है, तो कितने दिनों तक उनको कराने के बाद स्टॉप करना चाहिए? सवाल बड़ा अच्छा है आपका। देखिए क्या होता है, जब डॉक्टर आपको दवाई देता है तो बगल में लिखता है ना 5 डेज ये दवाई खाइएगा, या कहता है 7 डेज जी। खाइएगा, या कहता है 15 दिन खाइएगा। तो ये मेलिग्नेंसी पे डिपेंड करता है, आपके पेशेंट की सीवियरिटी पे बेस्ड है। कई बार ऐसा होगा कि आप 7 दिन किसी को नेति कराने के बाद बोलोगे भैया एकदम चंगा है जी, अभी कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होगा कि आप बोलोगे पहले 7 दिन लगातार करो, फिर हफ्ते में एक एक दिन छोड़ के करना, अगले हफ्ते फिर 2 बार करना, उसके बाद एक एक हफ्ते में एक बार, 1 2 3 महीने तक करना। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्लोरा है वो रिपेयर ही नहीं हो रही थी। क्या बार बार वो फिर से उसी तरीके, जैसे फंगल इन्फेक्शन, कभी आपने देखा हो किसी को रिंग वर्म हो जाए, दाद हो जाए, खाज खुजली हो जाए, तो उसको आप जी। जब थोड़े से दवाई लगाते हो एकदम से साफ हो जाता है, फिर दवाई छोड़ते हो फिर से आ जाता है ना। डेंड्रफ इसी हम्म। तरीके से होता है आप एक दिन कैटोकोनाजोल का टॉनिक। शैम्पू लगाइए, दूसरे दिन फिर आ जाता है।
तो ये पेशेंट की सीवियरिटी पे बेस्ड होता है कि उसको कितनी बार करना है, कब कब करना है। तो इसको आप जब थोड़ा सा पढ़ेंगे सक्कर, आप आप तो पढ़ रही ना हमारा मेडिकल योगा का कोर्स? हाँ हाँ सर, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद वीडियो अवेलेबल नहीं है 15 के बाद। अच्छा कृष्णा, आज ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आप मुझे एक मैसेज छोड़ ओके दीजिएगा, सर। है ना? जी सर, और पिछले 2 संडे में कुछ कारण की वजह से ऐड नहीं हो पाई, वो लाइव सेशन मिल सकते हैं? ओके सर। सर बिल्कुल, एक्चुअली यूट्यूब पे है, क्लासेस यूट्यूब पे बहुत जाके अच्छे देख सकते लगते हैं। हैं। जी यूट्यूब पे जी है, जी। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उसमें हम हाँ। हर संडे क्लास अपडेट करते हैं। तो जिनको ओके भी अगर किसी कारण से क्लास नहीं अटेंड हो पाई, वो जाके संडे देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके सर। हाँ, इरा, और सर, बोलिए। और एक बात सर। सर एक बुक रिकमेंड कर दीजिए हम लोग को, जो जिसमें से थोड़ा गाइड मिल सके। कृष्णा, आप अगर वीडियो देख रही हैं तो वीडियो में हाँ डेफिनेटली आपको 3 किताबें मिल हाँ जाएंगी। हाँ। मंगाई आपने हाँ, तीनों आपने किताबें? जो बताए थे मैंने। जी जी, एक मिनट। मैं ये कोई जो बात नहीं, अगर आपने मंगा दिव्या ली है तो ठीक है। मैं दिव्या उस पर रतन और डिस्कस कर मेडी। लेंगे उसको, ठीक है। ओके 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 सर। जी। अगर आपने बुक मंगा ली है तो कैसे पढ़नी है उसके लिए आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। हम बुक में ओके। क्या क्या पॉइंटर्स हैं, कौन कौन सी चीजें कैसे पढ़नी, पूरा एक मैनुअल में आपको बता, तो आपको समझने में बड़ी ठीक आसानी है है। ठीक है क्योंकि सर। बुक की लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। आपने अगर कुछ पेजेस जी। पढ़े होंगे तो आपको पता नहीं, होगा बुक की लैंग्वेज बहुत अच्छी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, 3 बुक में से आपने बताए थे कि आप बाद में बताएंगे, लेकिन उसके बाद में जो वीडियो देखे थे उसमें है। वो आगे बढ़िए ना, मेंशन नहीं था। आ, आगे आगे वाले वीडियो में मेंशन मिलेगा। और अगर कंफ्यूजन है तो मैं ओके। आपको सारी बुक्स शेयर कर दूंगा। जी जी ठीक। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। जी इरा, आपका सवाल? थैंक यू सर। तो मैं आई डोंट वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, जस्ट ताकि जो मैंने बोला था कि दोषों के हिसाब से करना चाहिए कर्मों की प्रैक्टिस, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है या राइट? आई जस्ट वांट टू नो दैट, नॉट दैट आई वांट टू मेक यू रॉन्ग, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। देखिए, आपकी समझ बिल्कुल सही है। कोई भी बीमारी दोषों के अनुरूप ही आती है। ठीक। अगर मुझे पित्त की व्याधि है तो मुझे पित्त से जुड़े हुए रोग आएंगे। मुझे कफ की व्याधि है तो कफ से जुड़े रोग आएंगे। अगर मेरी वात की व्याधि है तो वात से जुड़े रोग आएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि मेरी बॉडी किसी एक टेम्परामेंट में प्रधान होती है और बाकी के 2 टेम्परामेंट मिक्स हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मिक्स टेम्परामेंट, है ना? जहाँ पे वात और कफ का मिश्रण हो या कफ और पित्त का मिश्रण हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक आप क्लिनिकल उसका एप्लीकेशन नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझना कि क्या करना है। जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ तरह के सत्कर्म सिर्फ वात के लिए अच्छे हैं। जैसे मैंने अभी एक अच्छा सत्कर्म बताया, त्राटक। ठीक। त्राटक जो है ये मोस्ट ऑफ टाइम वात व्याधि में अच्छा माना जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको सिर्फ वात व्याधि हो उसी को त्राटक करना चाहिए। राइट। मोस्ट ऑफ टाइम वात व्याधि क्या होगी, आपके नर्वस सिस्टम से एसोसिएट करेगी। लेकिन कुछ केसेस में मैंने ये देखा है कि पित्त की वजह से आपका इंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और जब इंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो अब बताइए कि आप वात में नाटक एडवाइस करेंगी या पित्त में करेंगी? सर वो तो बहुत कंफ्यूजन की स्टेट होती है, समझ ही नहीं आता है उस समय तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप क्लिनिकल एप्लीकेशन में जाएंगी तो बहुत आसान है। वात पित्त कफ जो ये कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन के पीछे एक पेशेंट की प्रकृति समझ के उसके अनुसार दवाइयों का निर्धारण करना। अब जैसे कोई कफ प्रकृति का इंसान है, ठीक है, और मैं अगर कोई स्नेहक मेडिसिन उसको देता हूँ, ठीक, जो
मेद के साथ, जैसे जो घी के साथ ली जाती हो, दूध के साथ ली जाती हो, तो ऐसी मेडिसिन मैं किसी कफ प्रधान व्यक्ति को वात रोगों के लिए नहीं दूंगा। ठीक। मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा भैया इसको या तो गर्म पानी से ले लो या शहद से ले लो। तो ये जो वात पित्त कफ प्रकृतियां थी, ये मेडिसिनल एप्लीकेशन के लिए बनाई गई थी बस। बाकी जो बीमारियां हैं वो कभी भी सिर्फ वात, सिर्फ पित्त, सिर्फ कफ की नहीं होती। बीमारी का मतलब ही है मिक्स टेम्परामेंट। ठीक। अब जैसी आपकी प्रकृति होगी उस हिसाब से आपको मेडिसिनल एप्लीकेशन दिया जाएगा। अब जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको कुछ अच्छे तरीके सिखा देता हूँ, इससे आपको फ्यूचर में बड़ी हेल्प होगी। एक मेडिसिन होती है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक। फीमेल्स को बहुत कॉमनली एडवाइस की जाती है। कई बार कहा जाता है किसी किसी फीमेल को कि इसको आप ओरल खा लीजिएगा। ठीक। ओरल खा लेंगे तो ये प्रेगनेंसी में मदद करती है। कुछ फीमेल्स को कहा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन को इंट्रावेजाइनल यूज कीजिएगा। ठीक। कुछ फीमेल्स को कहा जाता है कि इसी प्रोजेस्टेरॉन को सबलिंगुअल यूज कीजिएगा। अब बताइए किसी को सबलिंगुअल क्यों दिया गया, किसी को ओरल क्यों दिया गया, किसी को इंट्रावेजाइनल क्यों दिया गया? कंफ्यूज हो गई? सर ये नहीं मालूम। सर पता ही नहीं है, ये तो पता है कि इस तरह से दिया जाता है, बट truly do not understand एक what ही the reason मेडिसिन है, behind. एक ही मेडिसिन है। Yes sir. ठीक। अब देखिए क्यों दी जाती है, समझिए। अगर किसी फीमेल के इंडोमेट्रियल ग्रोथ को बेहतर करना है तो इंट्रावेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन देना बड़ा अच्छा। ठीक। किसी फीमेल में अगर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाना है तो ओरल देना बेहतर होगा, क्योंकि ये लिवर के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक। अब तीसरी स्थिति जो सबलिंगुअल दी जाती है, सबलिंगुअल जब कभी किसी फीमेल का प्रोजेस्टेरॉन स्तर कम होने की वजह से उसको हॉट फ्लैशेस आते हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि मेनोपॉजल एज में कोल्ड फ्लैशेस या हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो 90% हॉट फ्लैशेस के केसेस जो होंगे उसमें आपको जी, तो उसमें जो बड़ी कॉमन चीज देखी जाती है ना, उसमें ये देखा जाता है कि कुछ फीमेल्स को हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेकिन उनका ईस्ट्रोजन लेवल अच्छा है। तो जिस फीमेल का ईस्ट्रोजन लेवल अच्छा होगा उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कि ये 200 या 300 mg की मेडिसिन को अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। तो जो आपका हिस्टामिनिक रिएक्शन है जिससे आपको गर्मी या सर्दी लग रही है वो रुक जाएगी। एक ही दवाई थी लेकिन तीनों परिस्थितियां डिफरेंट। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में दवाइयों के उपयोग के लिए वात पित्त कफ का क्योंकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, मैंने आयुर्वेद ग्रेजुएशन कर रखी है अपनी, तो मैं इन चीजों से भली भांति परिचित हूँ। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपको आपके आयुर्वेदाचार्य भस्म देते हैं, कई बार अवलेह देते हैं, कई बार आपको वो एक ही चीज है, एक ही दवाई है, कई बार उसका आपको या तो अरिस्ट या क्वाथ दिया जाता है, काढ़ा दिया जाता है, या उसका वो फर्मेंटेड वाला अरिस्ट दिया जाता है, कई बार उसको पाउडर फॉर्म में दिया जाता है, कई बार वही चीज आपको एक बहुत मीठे से उसके बेस में बना के च्यवनप्राश टाइप अवलेह बना के दिया जाता है। मेडिसिन एक है। अब सोचिए सबके एप्लीकेशन के तरीके डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि आपके शरीर में कौन सा तरीका इजिली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये है वात पित्त कफ की जरूरत। जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो आपने देखा होगा आयुर्वेदाचार्य आपकी नाड़ी देखते हैं।
नाड़ी देख के वो पता करते हैं कि वात नाड़ी है, पित्त नाड़ी है या कफ नाड़ी। ठीक। अब इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है कि आपके ब्लड के कॉम्पोजिशन कैसे हैं। तो जब ब्लड के कॉम्पोजिशन समझ में आएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि दवाई किस तरीके से दी जाए तो आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा उसको अपना पाए। तो बस यही है वात पित्त कफ का निर्माण। लेकिन जो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि किसी को कैसे कराना, जैसे एक परिस्थिति आपको और दूसरी दे देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो मैं सत्कर्म का एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक इंसान को आईबीएस है। ठीक। आईबीएस में क्या होता है? कभी लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक। एक इंसान को आईबीएस है, वो आपके पास आया कि मैडम कुछ करिए, मेरा ये पेट साफ नहीं होता, अक्सर बड़ी दिक्कत होती है, मैं 3-3 4-4 बार मोशन किया। तो क्या आप उसको संघ प्रक्षालन एडवाइस करेंगे? आईबीएस की समस्या जो है वो ब्रेन ओरिएंटेड है। हाँ? जब भी ब्रेन सर हमें आपके नहीं पता ये इंटरसेप्ट, बात। नहीं आईबीएस ब्रेन ओरिएंटेड है ना अच्छा आईबीएस, आप। ओके आईबीएस, हाँ। यस। तो आईबीएस की समस्या में आप अगर उसको संघ प्रक्षालन कराएंगे तो क्या होगा? उसके इंटेस्टाइन की जो गुड बैक्टीरिया की फ्लोरा थी वो खत्म हो जाएगी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट एक्सेलरेट हो जाएगी, उसको दस्त लगते रहेंगे, पूरे दिन भर बेचारा सिर्फ मोशन ही मोशन करता रहेगा। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं इसी में कि किसी को पित्त की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा। पित्त की वजह से कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा? जब आपके खाने में बाइल का स्तर कम होता जाएगा और आपका लिवर एक स्पेशल तरह का जो बाइल है जिसको एसजीओटी बोलते हैं ये ज्यादा बनाने लगेगा, तो क्या होगा? आपकी आंतों में आंतरिक सूजन आ जाएगी और आपको मल निष्कासन में दिक्कत होगी, आपका स्टूल सॉफ्ट होगा लेकिन आपको थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस कराएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उसको संप्रचालन करा दे तो और दिक्कत हो जाएगी। ये तो पित्त जनित रोग है। सर ऐसी कंडीशन में पाइल्स की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है ना? पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, और या जिनको पाइल्स की इनसे थोड़ी सी भी पहले प्रॉब्लम है, उनका इनसे उनके लाइक पहले फिशर्स बन सकते हैं। इनसे पहले की जो स्थिति है वो कोलाइटिस की स्थिति है। और कोलाइटिस का टू टाइप्स, एक तो होता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो दिमाग से है, जिसमें सूजन नहीं होती लेकिन तकलीफ होती है। तो इसलिए जरूरत है हमें क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ने। अगर हम एक बार क्लिनिकल एप्लीकेशन समझ जाएंगे तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि किस तरीके से कौन सी चीज अप्लाई करें कि वो फायदेमंद हो। ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए आपको। सर थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है, सर हार्मोनल थेरेपी के लिए आजकल लेडीज लाइक मुझसे थोड़ी सी भी जो उम्र में थोड़ी सी भी बड़ी है, तो लॉट ऑफ रिकमेंडेशन हार्मोनल थेरेपी, सर कहाँ तक ये सक्सेसफुल है? इज इट रियली गुड? एचआरटी की बात कर रहे हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात कर रही हैं आप? हाँ, हार्मोनल women who are going through just who हाँ, have just मीनोपॉजल entered थेरेपी menopause, में। हाँ not जिनको, not peri but menopausal age में, हाँ is मैं it समझ good गया, sir? जिसमें ईस्ट्रोजन एडवाइस करते हैं कि ईस्ट्रोजन की लो डोजेस पे ईस्ट्रोजन क्रीम्स दी जाती हैं, जेल्स दिए जाते हैं, कुछ डिसोल्युबल टैबलेट्स दी जाती हैं। सो बेसिकली देखिए, मेनार्की या मेनोपॉज, मैं एक पूरा सिलेबस इस पे पढ़ाता हूँ, वुमेन वेलनेस, जिसमें पूरा गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स सब कुछ बताया गया बहुत डिटेल। तो जो लोग वुमेन वेलनेस पे इंटरेस्टेड हो पूरा कोर्स खरीद सकते हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस में, जस्ट 5500 रुपीज में पूरा कोर्स है। लेकिन यहाँ सर पे जो मैंने मैं आपको परचेज किया हुआ समझाना है बट चाहता अभी शुरू नहीं किया। हूँ उसको जरूर शुरू कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज है आपको, उसकी लाइव जब क्लासेस कब स्टार्ट होंगी सर?
वुमेन Sorry? वेलनेस की लाइव क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? लाइव क्लासेस का भी टाइम है, देखिए रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छा है, तो इस वजह से लाइव कोर्स जो है वो इतनी जल्दी तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन अगर लाएंगे तो जरूर ग्रुप में उसके लिए अपडेशन मिल जाएगा। मतलब हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, इस वजह से हम रिकॉर्डेड कोर्सेज दे रहे हैं। अब लाइव क्लास जो है वो कितना भी कम पड़ेगा आपको, 21,000 16,000 जो भी पड़े, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 5500 रुपए में है। तो एम ये है कि योगा टीचर्स जो है वो अपनी इनकम से ये कोर्स खरीदे और अपने आप को अपस्किल करके वो ज्यादा पैसे अर्न कर सके। तो तो उससे ज्यादा पहले लोगों तक मेडिकल पहुंचाने के लिए उस Sorry? विमेन वेलनेस से पहले अगर लैंड करें उससे पहले मेडिकल योगा कंप्लीट करना पड़ेगा ना हमको, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है, वुमेन क्योंकि वेलनेस पहले नहीं, पढ़ना चाहिए। मैंने वो भी लिया हुआ है, आई आल्सो बॉट दैट जो रिकॉर्डेड वाला है, नहीं नहीं, मैं उसके मैं लिए बता पूछा रहा था। हूँ आपको इरा, कि जो वुमेन वेलनेस का कोर्स है, क्योंकि मैं दोनों ही कोर्स पढ़ाता हूँ, तो वुमेन वेलनेस का कोर्स जो है, एक फीमेल जो 18 साल से बड़ी हो और 50 60 साल तक की हो, उसके लिए वो कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि वो उसकी अपनी लाइफ को बेहतर करेगा, उसकी अपनी बेटी के लिए अच्छा है, उसकी अपनी बहू के लिए अच्छा है। बहुत सारी ऐसी सीनियर फीमेल जिन्होंने वो कोर्स खरीदा, उनकी मेनोपॉजल जर्नी मजेदार हो गई, क्योंकि उस कोर्स में हमने पहले तो आपको एजुकेट किया है, फिर आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन सिखाया। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, अगर उसकी बात की जाए कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज का बहुत बड़ा विरोधी हूँ कि प्रकृति के विरुद्ध कोई भी आचरण अच्छा आचरण नहीं। अब ईस्ट्रोजन के बड़े सारे रोल है हमारी लाइफ में, ठीक। आप देखते हो जब किसी फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो जाए, किसी भी एज में हो जाए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका श्रृंगार खत्म करते हैं, उसकी चूड़ियां तोड़ देते हैं, उसका माथे का टीका मिटा देते हैं, सिंदूर हटा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अब हम चाहते हैं कि उसका ईस्ट्रोजन ग्रेजुअली ड्रॉप करे, जिससे वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ या जो उसकी मैरिड लाइफ है उसको बहुत ज्यादा मिस ना करे, राइट। तो उसकी आगे की लाइफ क्या होगी, इजी हो जाएगी। पहले क्या था, पहले तो और भी बुरा हाल था कि डेथ हो गई, चलो तुम भी साथ साथ मर जाओ सती के साथ। तो ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये आपके एक्शंस पे, आपके लाइफ के तरीके पे बेस्ड होते हैं। आप कैसा जीवन जीते हो, उस तरीके से ये हॉर्मोन्स बढ़ते या घटते। तो कोई फीमेल जो अपने घर में दिन भर परेशान हताश पड़ी रहे, अचानक से उसको ईस्ट्रोजन थेरेपी दे दोगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा इरिटेटेड हो जाएगी। अब एक 55 56 साल का मेल जिसका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली लो हो गया है, एक 55 56 साल की फीमेल जिसका ईस्ट्रोजन हम आर्टिफिशियली हाई कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या होगा, क्लैश आने लगेगा, उनकी मैरिड लाइफ अफेक्टेड होने लगेगी। मैं अपने कोर्स में ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन बोलता हूँ और उसके पीछे के साइंस को भी समझाता हूँ कि मैक्सिमम फीमेल जो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में 100% ईमानदार होती है, वो मीनोपॉजल एज पे जाने के बाद दूसरे मेल्स के लिए अट्रैक्शन कहाँ से डेवलप हुई, क्यों वो चीट करने लगी है, क्यों ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लगे मीनोपॉजल एज में। उसका सबसे बड़ा रीजन है हार्मोन। तो ये जो एडिशनल हार्मोनल थेरेपी है ना, ये तभी लेनी चाहिए जब कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, उनकी जरूरतें ठीक। जैसे कोई फीमेल है जो रोज सज धज के काम पे जाती है, बहुत सारे लोगों से बात करती है, कॉन्फिडेंट है, उसका एस्ट्रोजन लो ही नहीं होगा। अब कोई फीमेल है जो घर में एकदम रूखी सूखी बैठी है, उसका एस्ट्रोजन लो हो जाएगा, ठीक। तो दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ जीवन जीने के तरीके हैं। आप अपनी लाइफ को कितना पॉजिटिवली लेते हो, आपके हॉर्मोन्स नेचुरली उतने पॉजिटिव है। तो क्यों आप आर्टिफिशियल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जा रहे हैं?
ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उन कंट्रीज के लिए अच्छे हैं जहां पे फीमेल्स इंडिपेंडेंट, जहां फीमेल्स अपने आप में एक पोजीशन होल्ड करती है डिसीजन मेकिंग। उन सिटीज में, उन कंट्रीज में बिल्कुल अच्छा है। जहां पे जैसे सिंगल मदर्स है, ठीक, सिंगल मदर्स है, मैं उनको डेफिनेटली कहूंगा कि उनको ईस्ट्रोजन थेरेपी पे जाना चाहिए, क्योंकि वो जितने समय तक यंग, एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहेंगे उतने समय तक वो अपनी फैमिली को बेटर हेल्प कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसी फीमेल जिसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसको मुझे लगता है कि अपने हॉर्मोन्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर ने जो कुछ बनाया है बहुत सोच के बनाया है। पुरानी कोई भी फिल्म उठा के देखेंगे आप, बेटी को बच्चा और माँ को बच्चा एक साथ होता है। आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज समझदारी और सावधानी है, ठीक। तो इसलिए हॉर्मोन्स जो है ये बहुत, मुझे लगता है आपके जीवन का ब्यूटी है, इसको खराब मत कीजिए। और मेरा वुमेन वेलनेस का कोर्स अगर आपने लिया है ना इरा, तो प्लीज जितना जल्दी हो सके सारे वीडियो देखिए। मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीजें ऐड हो जाएंगी। आप अपने हॉर्मोन्स के साथ सेलिब्रेट करना सीख जाए। फीमेल की लाइफ में जितने फेजेस आते हैं ना, जैसे मेनर्की का फेज आता है, अक्सर माएँ टेंशन में हो जाती हैं कि बेटी को एजुकेट करना, ये करना। आपकी बेटी वो विजडम लेके आती है जब मेनार्की किसी फीमेल का साथ। पहले आप सोचो 13-14 साल में पीरियड स्टार्ट होते थे, अभी आप देखो 9-10 साल में हो जा रहे हैं। कभी सोचा इसके पीछे क्या कारण है? मेंटली वो बच्ची कितनी बड़ी है, किस पे बेस्ड है? तो जिस बच्चे का मानसिक विकास ज्यादा अच्छा हो गया है, जल्दी हो गया, उसको पीरियड भी जल्दी आ जाते हैं। तो सब कुछ दिमाग का खेल है। तो अगर किसी के पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं तो दिमाग की वजह से हो रहा है। दिमाग पे काम कीजिए, पीरियड बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी हार्मोनल जर्नी है ना। तो दिमाग बहुत ब्यूटीफुल है अगर इसको हम सही तरीके से यूज करें। और अगर हम सही तरीके से नहीं यूज करते ना, तो इससे बड़ा दुश्मन कुछ नहीं है। एक इंसान किसी की हत्या कर पाता है, किसी का रेप कर पाता है अपने दिमाग की वजह से। जितने मेल्स रेपिस्ट होते हैं ना, सभी मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। वो अच्छे मेल्स नहीं है। जितने मेल्स अपनी वाइफ पे गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, घर में मारपीट करते हैं, सबका टेस्टोस्टेरोन कम मिलेगा। सब वो अंदर से इनसिक्योरिटी में होंगे। तो आप अपने हॉर्मोन्स पे काम कीजिए, नेचुरली बेहतर हो जाएगा। बहुत सिंपल है लाइफ। और ये कोर्स इसीलिए मैंने डिजाइन ही किया था पूरा वुमेन वेलनेस का, क्योंकि मैं इतने सारे पेशेंट से मिल चुका था, इतने इनफर्टिलिटी के कपल से मिल चुका था, जो किसी बाबा के पैरों पे पड़ जाते हैं कि बाबा उनको बच्चे दे दें। तो कितने हजार हजार किलोमीटर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं कि बच्चा हो जाए। फूल झूल के धागे बांधते हैं। कितनी औरतों को देखा कमर पे इतना टाइट धागा बांधे हुए कि उससे ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। किसी ने उनको ये धागा बांधा था कि इससे तुम्हारी कोख हरी हो जाएगी और तुम कंसीव कर लोगे। तो इतने नाटक देखे कि मुझे लगा यार ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे एजुकेशन जरूरी है। तो फीमेल की लाइफ का हर फेज, चाहे वो मेनार्की का हो, चाहे वो फर्टिलिटी फेज हो, चाहे वो प्रेगनेंसी फेज हो, चाहे वो पोस्ट प्रेगनेंसी फेज हो या मेनोपॉजल जर्नी हो, ये सारे फेजेस नेचुरल है। एक वुमेन की लाइफ की ब्यूटी है। इनको अगर नेचुरली आगे बढ़ने दिया जाएगा तो एक फीमेल जीवन भर
सर चलिए खैर, ये कोर्स मेरे थोड़ा ज्यादा मन के सर करीब था, इसलिए मैं ज्यादा सर बोल सर रहा हूँ। मुझे सर भी कोचिंग पूछना था। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर मुझे पूछना था कि हमने मेडिकल योगा का जो कोर्स परचेज किया है ना, जी हाँ, तो उसमें ये बीपी और पीसीओडी का सब सेशन इंक्लूड है का, वो अलग से ही है? कुछ अलग नॉलेज ही बिल्कुल मिलने है, वाली है बिल्कुल हमें? अलग से बाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ है। ओके, जो उसमें है वो मेडिकल योगा के सेशन में नहीं मिलेगा, ऐसा ही है ना? नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा? हमने मेडिकल योगा का परचेज किया है, तो उसमें सब उसमें, कुछ मिलेगा। हाँ, तो हमें अलग से पीसीओडी का परचेज करना है? नहीं, ओके, हाँ, तो वो ही मैं बता रही हूँ। ना पीसीओडी परचेस करना, ना डायबिटीज, ना बीपी, कुछ नहीं, सब कुछ है उसमें। ओके सर। और सर मुझे और एक पूछना था कि मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो मुझे जल नेति करनी है, तो वीक में एक बार करनी है या कितनी बार करनी होगी? हाँ, अभी आपने मुझे लगता है सिर्फ 8-10 वीडियो ही देखे हो ना। उसमें भी मिले हैं। हाँ, अभी अभी आपने नया वाला कोर्स परचेस किया है, तो हर रोज एक वीडियो आ रहा है ना आपको। हाँ। हाँ, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अभी तो आप योगा अभी मुझे लगता है लास्ट आपने जो वीडियो देखा होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला देखा होगा, कि कैसे हाँ। कैसे ब्लड सप्लाई हो रही है बॉडी में। हाँ। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए, 4 से 10 सेशन और होने दीजिए, आपको इस सवाल को बेहतर समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाप लीजिए, नेति मत लीजिए। ओके ओके सर। क्योंकि एलर्जी है, आपको छींक आती है ना, हम्म। छींक सुबह उठे ना, हाँ, सुबह उठे या नहाने के बाद तुरंत छींकी चालू हो जाती है। हाँ, तो ये छींक जो है नाक की वजह से नहीं आ रही, ये शरीर में आपके जो हिस्टामिन है ना, जो रोग से लड़ने की क्षमता है आपकी, वो रिचार्ज होती है। तो इसलिए अगर आप भाप लोगे तो नाक थोड़ी खुल जाएगी, तो आपको छींक कम आएगी। ये छींक आना जो है, ये नाक की गलती नहीं है, ये शरीर के भीतर कुछ रोग से लड़ने के एजेंट होते हैं, वो जब गलत काम करते हैं ना, तब ये होता है। एक टेस्ट होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, जब ये बहुत तेजी से गिरने लगता है तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो या फिर एक दूसरा ब्लड सेल होता है जिसको बोलते हैं इस्नोफिल, जब ये इस्नोफिल बढ़ने लगता है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा स्टीम लीजिए, ये अपने आप नेचुरली ठीक हो जाएगा, आपका शरीर इससे जीत जाएगा लड़के। ओके सर, थैंक यू। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि सर मैंने दोनों ही हाफ पे परचेज किए हैं, तो शुड आई स्टार्ट विद मेडिकल योगा फर्स्ट और शुड आई स्टार्ट विद द वुमेन वेलनेस वाला, लाइक फ्रॉम 1 अक्टूबर? ईमान ईमानदारी से कहूँ तो जहाँ आपका इंटरेस्ट ज्यादा है पहले वो पढ़िए, क्योंकि जब हम कोई चीज मन से पढ़ते हैं ना तो समझ में ज्यादा आता है। ठीक, सर तो दोनों विल ही आई बी एबल कोर्स। टू फॉलो द वुमेन वाला अगर इफ आई स्टार्ट हाँ दैट हाँ, फ्रॉम फर्स्ट बिल्कुल ऑफ बिल्कुल अक्टूबर बिल्कुल। देखिए, हाँ। दोनों हाथ जो है ना बराबर है, कोई राइट हैंड ज्यादा यूज करता है, कोई लेफ्ट यूज करता है। अब मैं लिखने के लिए राइट यूज करता हूँ, बाकी कामों के लिए लेफ्ट यूज करता यू आर हूँ, है ना। डबल हैंडेड? तो इसलिए मैं कहूंगा कि दोनों कोर्स मेरे बराबर है। ओके सर, आई स्टार्ट विद दैट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंस अगेन थैंक यू। चलिए, तो नाइस आज की सेशन, बातचीत तो ये खत्म करते, हाँ बहुत अगर अच्छा कोई सवाल सेशन हो था तो। आज का। चलिए, तो आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, आप सबके समय प्रयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।